हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जो जीव जंतु है, ये रिप्रोड्यूस कर ही क्यों रहे हैं, ये क्यों अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा कर रहे हैं। यानी कि क्या अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो क्या मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। जबकि ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, तो लाइफ प्रोसेस में हमने देखी नहीं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लाइफ, ये लाइफ प्रोसेस है ही नहीं। तो रिप्रोडक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। तो भाई इन सबका आंसर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, वो अलग बात है आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैं जादू करके लाया नहीं हूं, इसीलिए तो लेकर के आता हूं उसको जूम। अब दिखा क्या लिखा हुआ है, नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। रिप्रोडक्शन लाइफ को अगर मेंटेन करना है, जिंदगी को चलाना है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुंवारे लोग होते हैं तो कुंवारे जी जाते हैं ना, शादी नहीं करते फिर भी जी जाते हैं ना, पूरी जिंदगी तो अच्छे से कट रही होती है ना। वो अलग बात है अकेलापन, बस अकेलापन जो है ना वो एक्चुअल में उस कैटेगरी में नहीं आता, बायोलॉजिकल प्रोसेस में नहीं आता, तब भी जिंदा तो रह रहा है ना भाई। 4 लाइफ प्रोसेस है, एक बार कमेंट करके बता देना कौन सी 4 लाइफ प्रोसेस है, जरा जानना चाहता हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो कमेंट करके बता देना कौन सा लाइफ प्रोसेस है। अब रिप्रोडक्शन तो नहीं है भाई लाइफ प्रोसेस, ये चीज क्लियर रखने माइंड में कि रिप्रोडक्शन इज नॉट लाइफ प्रोसेस बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है यार, रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है हमें, बट फिर भी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो क्यों कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का कुछ ना कुछ तो फायदा है, तभी तो कर रहे हैं। अभी फायदा हम आगे देखने वाले, पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिससे ना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और जनरेट करते हैं नए इंडिविजुअल्स को ऑफ द सेम स्पीसीज। अब कुछ वर्ड है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, देखो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है। बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब ये क्लियर होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है मान लो आपके पास एक लैपटॉप रखा हुआ है तो आपने क्या करा, एक और लैपटॉप लेकर आया अपने दोस्त से और बोला ओ भाई एक लैपटॉप तू दे दे, एक ना मेरे पास है, एक काम करते दोनों लैपटॉप को साथ में रख देते, कमरा बंद कर देते, लॉक कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं और 2 घंटे बाद आते हैं और हम देखेंगे वहां पे बगल में छोटा सा लैपटॉप रखा हुआ है, वाह चुन्नू सा प्यारा सा मजेदार। भाई वो नॉन लिविंग है, लैपटॉप इज नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, ये चीज दिमाग में रखनी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है, ये ऑफस्प्रिंग क्या होता है, अरे ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे। जैसे मान लो अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारे जो होंगे उन्हें बच्चे बोलेंगे, लेकिन बैक्टीरिया के जो होंगे उसे हम बच्चे बोलेंगे क्या, नहीं, उसे हम ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। नए इंडिविजुअल को जो प्रोड्यूस होते हैं उसे ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग यानी कि नया नया अभी बना हुआ, और नवजात कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको, नवजात, मतलब जो अभी अभी बना है, नवजात शिशु जैसे होता है ना वैसे ही। तो जो भी नया बनता है, जो अभी अभी रिप्रोड्यूस होकर के आया है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद जो अभी बना है, उसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। और नया इंडिविजुअल जनरेट होता है, अरे ये तो पता है रिप्रोडक्शन में नए इंडिविजुअल तो जनरेट होंगे। अब एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज नहीं लिखा है, सेम स्पीसीज लिखा है। जैसे व्हाट इज द मीनिंग, अब मुझे एक बात बताओ, आप इंसान के बच्चे हो बुरा मत मानना, देखो मतलब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम स्पीसीज से ही आए, हम भी इंसान के बच्चे, भाई मेरा ही मजाक उड़ा सकते, कोई बात नहीं। तो देखो जो डॉग है, डॉग का बच्चा डॉग होगा। कभी देखा कि डॉग के बच्चे से, डॉग ने मतलब जन्म दिया बच्चे को और वो हाथी बन गया बड़ा होकर के, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। और हाथी का बच्चा कभी ऐसा हुआ कि शेर बन गया, ऐसा होता ही नहीं है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेम स्पीसीज होती है। अगर स्पीसीज हाथी की है तो हाथी ही आगे पैदा होगा। अगर मान लो आम का पौधा उगा रहे हैं तो आम ही होगा, ऐसा नहीं कि अमरूद, बोया बीज बबूल का आम कहाँ से हो, एक कहावत है ना। तो वो याद रखना है आपको कि रिप्रोडक्शन में सेम स्पीसीज, यानी कि सेम, जो भी मान लो शेर है तो शेर, शेरनी का बच्चा, शेर का नहीं, शेरनी का बच्चा जो है वो शेर होगा या शेरनी होगी, है ना। तो सेम स्पीसीज का मतलब समझ आ गया, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों कर रहे हैं, देखो क्यों कर रहे हैं उसका आंसर तो ये कि कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है भाई। अगर फायदा नहीं हो रहा होता ना तो रिप्रोडक्शन होती ही नहीं। तो इसके फायदे क्या, एक्चुअल में कुछ तो फायदा है यार इसका, तभी तो कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो फिर क्यों कर रहे होते। तो रिप्रोडक्शन का फायदा तो है, क्या फायदा है कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी कोई स्पीसीज है, डॉग की, कैट की, कोई भी स्पीसीज है, स्पीसीज यानी जो भी बंदे हैं ना, जितने भी वैसे हैं कैट, सारे के सारे कैट, तो कैट इस मतलब ये दुनिया जो है इसमें कैट रहे। ऐसा ना हो कि एक टाइम पे कैट जो है वो खत्म ही हो जाए, कैट नाम की चीज होती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए जब एक कैट रिप्रोड्यूस करेगा तभी तो दूसरा कैट आएगा, फिर वो वाला कैट रिप्रोड्यूस करेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा, फिर दूसरा आएगा। मान लो सारे कैट ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, उसने बोला अब मैं नहीं कर रहा रिप्रोड्यूस, बाय बाय जाओ,
तो क्या होगा, आगे उसकी स्पीसीज बनेगी ही नहीं, यानी कि अब एक भी कैट दिखेंगे नहीं हमें आने वाले टाइम में। यानी मान लो, सोचो सपोज कि 100 कैट्स है, 100 में से 90 कैट्स ने बोला कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, फालतू की चीज, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। बस 10 कैट ने रिप्रोड्यूस करा, तो 10 ने जो रिप्रोड्यूस किया, तो अब क्या हुआ, पॉपुलेशन कम हो गई कैट की। आने वाले टाइम में मान लो बीमार हो गए या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने बोला मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एंड में पूरी दुनिया में सिर्फ एक कैट रह जाएगी। एक कैट, वाओ कितनी प्यारी होगी, क्यूट एकदम, है ना। तो वो एंड में जो स्पीसीज है वो कम होते जाएगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो। मान लो अगर हम होमो सेपियंस से रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, जो कि हम करने नहीं वाले, मुझे पता है, तो जब वो बंद ही नहीं करेंगे रिप्रोडक्शन, तो क्वांटिटी ऑफ स्पीसीज बने रहेगी, होमो सेपियंस एक के बाद एक आते रहेंगे, पूरी दुनिया पे इंसान का कब्जा, और है ही, अभी भी इंसान का कब्जा है ना। पहला काम तो हो गया कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखने के लिए मदद करता है, ये चीज, ये पॉइंट्स याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है। दूसरा जो है वो है वेरिएशंस को क्रिएट करता है डीएनए के अंदर, विच लीड टू स्टेबिलिटी, जिससे कि स्टेबिलिटी आती है स्पीसीज के अंदर। अब ये पॉइंट बड़ा मुश्किल होता है समझना, 10th क्लास के लेवल पे ये पॉइंट समझना बड़ा मुश्किल होता है। और क्यों? क्योंकि 9th में डीएनए को नहीं पढ़ा आपने, इसीलिए। अगर पढ़ रखा है तो बड़ा आसान होगा। देखो ध्यान से समझना, मान लो हमारे पास दो जने हैं, दो जने, और रिप्रोडक्शन में कौन होता है, दो जने, मेल और फीमेल, है ना। तो ये मेल है, मेल का सिंबल ये होता है, जैसे मतलब वॉशरूम के बाहर अगर आप जाओगे ना, तो मेल का सिंबल ऐसे बना होता है, और बायोलॉजी के अंदर भी ऐसा ही सिंबल माना जाता है। और दूसरी तरफ मान लो फीमेल है, ये फीमेल है, तो फीमेल का सिंबल ऐसा होता है, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। लिख भी देता हूँ, तो फिर अभी क्या नया नया सिंबल याद ही नहीं हुआ हमें, कैसे याद हो। तो मेल और फीमेल है, दो अलग अलग। सपोज कि जो मेल है उसके अंदर ऐसा डीएनए टक 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 टक, ठीक है, और जो फीमेल है उसके अंदर नीला डीएनए, नीले रंग का डीएनए, चुई 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 चुई, ठीक है। अब उन्होंने करा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, उनके गैमिट्स, अब क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। गैमिट्स, बेसिकली गैमिट्स अगर आप समझना चाहो तो वो एक रिप्रोडक्टिव सेल्स है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी उस बंदे के अंदर घुस जाती है और फिर जाकर के रिप्रोडक्शन होता है, नहीं, सिर्फ गैमिट्स घुसते हैं, गैमिट्स जाकर के उसको, मतलब गैमिट, दो गैमिट है, एक मेल से आया एक फीमेल से आया, दो गैमिट फ्यूज करते हैं, तो फ्यूजन ऑफ जो जो मेल और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो मेल गैमिट एक आया और एक फीमेल गैमिट आया, दोनों ने गैमिट दिया। अब उस गैमिट के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है। वो कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी तो ये शुरुआत चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मेल और फीमेल के जो गैमिट्स हैं वो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद मान लो एक ना एक मतलब इंडिविजुअल बना, ऑफस्प्रिंग बना। वो ऑफस्प्रिंग कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो उसके अंदर मेल का कैरेक्टर भी होगा, फीमेल का, यानी कि मम्मी का भी कैरेक्टर होगा और पापा का भी। फॉर एग्जांपल मान लो कि पापा के बाल ना भूरे रंग के थे, तो उसके बाल भी भूरे रंग के हैं, उसने ब्लैक वाले यानी मेल का कैरेक्टर थोड़ा सा ले लिया है, थोड़ा मेल का कैरेक्टर ले लिया है, और थोड़ा सा अपनी मम्मी का भी तो कैरेक्टर ले गया है, मम्मी का बच्चा नहीं है क्या, तो वो अब फीमेल का यानी अपनी मम्मी का भी कैरेक्टर उसने ले लिया है। तो अब इसके अंदर दोनों कैरेक्टर है। तो अब ये देखो, इधर ब्लैक डीएनए था, इधर ब्लू डीएनए था, सिर्फ ब्लू, ब्लू और ब्लैक इसलिए बता रहा हूं ताकि दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में ब्लू ब्लैक। तो अलग अलग कैरेक्टर्स है ना इनके अंदर, इसलिए ब्लू ब्लैक बताया। तो मेल का जो कैरेक्टर, जो इसके पापा का जो कैरेक्टर है वो भी इसके अंदर आ गया, मम्मी का जो कैरेक्टर है वो भी इसके अंदर आ गया। अच्छा, यानी कि इसके अंदर वेरिएशन आ गया, वेरिएशन यानी बदलाव, यानी जो वेरिएशन है कि बदल गया है कुछ। इसका डीएनए ब्लैक था पूरा, इसका पूरा ब्लू, बट इसका ब्लैक ब्लू है, यानी थोड़ा सा बदलाव आया डीएनए के अंदर। तो वेरिएशन जो आया ना, क्रिएट्स वेरिएशन, क्रिएट हो गया भाई डीएनए के अंदर। यही तो लिखा है कि रिप्रोडक्शन की वजह से डीएनए के अंदर वेरिएशन क्रिएट हो गया, जिससे कि स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज मेंटेन होगी। अब स्टेबिलिटी का मतलब समझना पड़ेगा। देखो एक लाइन तो समझ आ गई कि वेरिएशन क्रिएट हो गया, वो तो दिख रहा है, बट स्टेबिलिटी मतलब समझाओ जरा, स्टेबिलिटी क्या होता है। तो भाई देखो, व्हाट इज स्टेबिलिटी, ये जो वेरिएशन है, फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ऐसी एक थ्योरी है कि जो जिराफ होते हैं ना, उन सबकी गर्दन जो है लंबी नहीं थी पहले, उन सबकी गर्दन छोटी थी, बट एक ऐसा वेरिएशन हुआ जिसकी वजह से एक जिराफ की गर्दन जो है लंबी हो गई, ठीक है। अब आने वाले टाइम में क्या हुआ, जितने भी जो फल थे, जो भी खाने वाली चीजें थी, जिराफ जो भी खाता है, अब वो नीचे, जमीन के नीचे, या फिर ये बोलो कि जो पेड़ है, पेड़ सारे के सारे ऊंचे हो गए, सारे पेड़ ऊंचे हो गए, तो जिस जिराफ की गर्दन जो ऊंची थी, सिर्फ वही जिराफ उसको खा पा रहे, वही सरवाइव हो पाए। मतलब देखो ध्यान समझो, फिर से समझना, पहले ऐसा टाइम था कि जिराफ की छोटी गर्दन थी, बट एक वेरिएशन आया, उस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, एक बदलाव आया, उस बदलाव की वजह से क्या हुआ, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। अब
लंबी गर्दन का ये फायदा हुआ कि जो ऊपर जो खाना था ना, वो भी खाना वो खा पा रहा है, जो नीचे था वो तो खा ही पा रहा है, ऊपर के भी खा पा रहा है। उससे क्या हो रहा है, वो ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रह पा रहा है। और जो छोटी गर्दन वाले बेचारे, वो तो जिंदा ही नहीं रह पा रहे, क्योंकि ज्यादा खाने नहीं खा पा रहे, वो तो नीचे नीचे का ही खा पा रहे हैं, जो पेड़ के नीचे लटके वही खा पा रहे हैं, ऊपर के नहीं खा पा रहे। तो इस तरह से जो जिराफ है वो आगे सरवाइव हो पाया, जिसकी लंबी गर्दन थी, वो वाला लंबी गर्दन वाला जिराफ आगे सरवाइव कर पाया। उसके लिए सरवाइव करना बहुत इजी हो गया है। तो इजी हो गया सरवाइव करने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी बनी। स्टेबिलिटी मतलब अब वो जिंदा है ना यार, आगे और भी ऐसे जिराफ बनेंगे तो उसकी लंबी गर्दन होगी, वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे, लंबी गर्दन वाले जिराफ होंगे, वो जिंदा होंगे। तो स्टेबिलिटी यानी कि अच्छा होना, कुछ अच्छा होना, उनके फेवर में होना, उनको सरवाइव, उनको बचाने के लिए कुछ होना, तो स्टेबिलिटी हो गई एक तरह से। वेरिएशंस की वजह से, वेरिएशन कैसे है समझ आ गया, डीएनए में वेरिएशन आए, ठीक है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई उस पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे जिराफ का एग्जांपल लिया है ना, जिराफ का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है वेरिएशन के मामले में, ठीक है। अब एक और फायदा है, जो ये इवोल्यूशन हुआ ना, ये इवोल्यूशन क्या होता है? देखो, जब जिराफ की लंबी गर्दन थी, तो अब आने वाले टाइम में क्या हो रहा है कि जो जिराफ है वो लंबी गर्दन वाला ही हो रहा है। जो भी जिराफ आगे पैदा हो रहे हैं वो सब लंबी गर्दन वाले ही हो रहे हैं, और वही सरवाइव कर पा रहे हैं, वो अपने आप को इवॉल्व कर पा रहे हैं, अपनी हैबिट को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे अंदर ऐसा हुआ है कि हम, माना जाता है कि हम जो है चिंपैंजी से आए हैं, तो चिंपैंजी से इवॉल्व होकर हम इंसान बने, तो एकदम से तो नहीं बने कि किसी आया जादू करा भगवान ने, भगवान राम आए मान लो, ढिसक्या ये ले तू इंसान बन गया, चिंपैंजी नहीं है अब से तू। अगर ऐसा होता तो आज सारे चिंपैंजी इंसान नहीं होते, है ना। तो धीरे धीरे करके वेरिएशन आया, धीरे धीरे करके बदलाव आया, एकदम से बदला नहीं हुआ है कि मान लो कि कभी मान लो हाथ चेंज हुआ, कभी पैर चेंज हुआ, थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता गया और इवोल्व होता गया। इवोल्व यानी अपडेट, हाँ अपडेट बहुत अच्छा वर्ड है, यानी कि अपडेट होता गया, वो चीजें अपडेट होते गई, चिंपैंजी अपडेट होता गया, अपडेटेड वर्जन उसका आता गया और आज ये है इंसान, आज बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, इवोल्यूशन की प्रोसेस को। पता है जो 10th क्लास है ना, उसमें पहले इवोल्यूशन वाला चैप्टर भी था, वो डिलीट कर दिया गया, पता नहीं क्यों कर दिया डिलीट। अगर होता ना तो बहुत मजा आता पढ़ने में। इवोल्यूशन बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत मजेदार प्रोसेस है, बट आपके 10th क्लास में सिर्फ हेरिडिटी है, इवोल्यूशन गायब कर दिया, उड़ा दिया उसको, जबकि पूरे चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड इवोल्यूशन को उड़ा दिया, हेरिडिटी को रखा है। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी हमसे पूछता है कि ऑर्गेनिज्म क्या अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, यानी जो हम है, मान लो आप हो, तो क्या अगर मैं आपको मशीन में डालूं तो आपकी जो फोटोकॉपी है वो आपके पापा की जैसी है, मतलब यानी कि आप और आपके पापा एकदम सेम दिखते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं क्या? नहीं। तो यही तो लिखा है नो, बट सिमिलर तो दिखते हैं। यानी मान लो आपके पापा की जो बाल है वो काले हैं, तो आपका बाल भी काला है। मान लो आपकी मम्मी की आंखें जो है भूरी है, तो आपकी भी आंखें भूरी है। तो आप सिमिलर तो दिखते हो, हाँ सिमिलर तो है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऐसे ऐसे रूल हैं ये सब। अरे यार मैथ्स में मत घुसो। देखो यानी हम जो है सिमिलर तो है बट एकदम सेम नहीं है। और ऐसा क्यों है? सिमिलर है क्योंकि बॉडी डिजाइन और जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपके पापा के जो डीएनए उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है कि ब्लैक रंग के हेयर्स होने चाहिए, आपकी मम्मी के डीएनए के ऊपर इन्फॉर्मेशन है कि ब्राउन रंग की आईज होनी चाहिए। वो सारा जो डीएनए एक उधर से मम्मी के में से आया कैरेक्टर और एक पापा में से आया, तो वो दोनों कैरेक्टर आप में आ गया और इस तरह से आप सिमिलर दिखते हो, सेम नहीं दिखते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है ये। अब इतनी देर से डीएनए की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डीएनए को डीप में देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगले वाले चैप्टर में जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत काम आने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जो है उसको कमेंट कर दो, अब मेरे को बता दो, क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अब समझने वाली बात ये कि डीएनए एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसा दिखता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट एज क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। अब इस लाइन का मतलब समझ नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको समझाना दूं थ्रू द डायग्राम। एक डायग्राम में बनाऊंगा और अच्छे समझाऊंगा पूरा जो डीएनए का फंडा है ना, कि यार ये कहाँ पे कैसे किस तरह से रहता है, किस फॉर्म में रहता है, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना। तो आपको सेल पता है कि सेल क्या होता है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ आएगा कि ये है हमारा सेल, दिस इज दिस सेल। इसको मैं ना एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए गोल सा बना देता हूं। तो ये हमारा सेल है। अब ध्यान से समझना, जो ये सेल है ना, इस सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन होते हैं, क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है डबल मेम्ब्रेन? देखो
ये मैंने पूरा ऐसे बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दूंगा, ये इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है। मैं डबल मेम्ब्रेन बनाने जा रहा हूँ, और जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरस? छेद वाली मेम्ब्रेन, मतलब इसमें छेद होता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर छेद होता है। ऐसा नहीं है कि ये मेम्ब्रेन ऐसी ही होती है, इसमें छेद भी होता है। तो ये हमारा देखो इतना बड़ा होता नहीं, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि न्यूक्लियस तो छोटा सा चुन्नू सा होता है बीच में, बट इसको मैंने बड़ा बनाया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। देखो अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग चीजें होती है, बट इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है ये धागा। ये धागा, ये धागा है, धागा। इस धागे को हम कहते हैं, जो धागा है ना, इस धागे को हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या है, देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप ये समझो कि ये तो डाटा केबल है ना, छोटा सा, ये माइक चार्ज करने का डाटा केबल है, जो ये वाला माइक है ना, इसको चार्ज करता हूं मैं इससे। देखो ये जो हमारा इतना लंबा वाला धागा है, तो ये थ्रेड है, इसको आप ऐसे मानो कि ये इस फॉर्म में, धागे के फॉर्म में रखा रहता है, ये क्रोमेटिन है। अब ये क्रोमेटिन एक्चुअल में क्या है, तो ये बेसिकली कंडेंस्ड डीएनए है। यानी जो डीएनए है ना, बेसिकली क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक कंडेंस्ड, कंडेंस्ड डीएनए है। भाई डीएनए तो पता है ना क्या होता है, डीएनए ऐसा दिख रहा होता है, ऐसा जुम्मा रे जुम्मा रे जुम्मा रे जुम, टक टक टक, फक टक फक टक, ठीक है। तो ये है डीएनए। अब इसको कंडेंस कर दो, मान लो इसको मैंने कंडेंस कर दिया। अब कंडेंस कैसे करूं, कंडेंस कैसे करूं, मान लो मैंने इसको कंडेंस कर दिया ऐसे, तो ये जब मैं कंडेंस कर देता हूं, वो पूरा डीएनए था, इसको सपोज करो ये पूरा डीएनए है, लेकिन इसको मैंने क्या किया, ऐसे करके लपेट दिया, इसको मैंने लपेट दिया। भाई डीएनए बहुत लंबा होता है, पता है इतना लंबा होता है डीएनए, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि आप एक चांद को घुमा करके लेके वापस आ सकते हो अपने बॉडी के अंदर, इतना बड़ा डीएनए होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। यानी हमारी सेल के अंदर 1.2 मीटर, लगभग एक सेल के अंदर, बता रहा हूं एक सेल के अंदर 1 मीटर से बड़ा डीएनए रखा होता है। 1 मीटर तो समझते हो कितना होता है, इतना लंबा 1 मीटर, तो उससे बड़ा डीएनए एक सेल के अंदर रखा है, छोटी सी सेल के अंदर, हुई ना आश्चर्य की बात। तो ये पूरा डीएनए है। अब मैंने इसको क्या करा, मैंने ऐसे कर दिया, इसको कंडेंस कर दिया डीएनए को, इसको मैंने कंडेंस कर दिया। अब जब मैंने डीएनए को कंडेंस करा ना, जब मैं डीएनए को कंडेंस करता हूं तो उसको मैं क्रोमेटिन बोलता हूं, ठीक है। क्या बोलता हूं, आफ्टर कंडेंसिंग डीएनए, जब मैं डीएनए को कंडेंस करता हूं, डीएनए है, पहले डीएनए होता है सबसे छोटा है, मतलब डीएनए जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने कंडेंस करा, तो मेरे को मिला क्या, क्रोमेटिन। फिर मेरे को अभी भी तसल्ली नहीं हुई, मैंने क्या करा, मैंने इसको और कंडेंस कर दिया, इसको और कंडेंस कर दिया, और कंडेंस, एकदम कंडेंस ऐसा कर दिया, एकदम छोटा सा कर दिया। तो ये कंडेंस होने के बाद और छोटा दिखने के बाद पता है कैसा लग रहा है, अब ये अब ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा जूम 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 जूम, बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन ये एकदम छोटा सा होता है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा होता है, ऐसा चुंग 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 चुंग, इतना छोटा दिख रहा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंडेंस हो चुका है। इसलिए बहुत ज्यादा कंडेंस होने के बाद डीएनए जो है कंडेंस होकर क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन को और कंडेंस किया तो वो क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम बन गया। यहां तक क्लियर हो गया, हाँ ठीक है, ये तो सही है एकदम। मतलब आपने ना डीएनए ले रखा था, उसको कंडेंस कर दिया और क्रोमेटिन बना दिया। आप इतना कंडेंस क्यों कर रहे हो, इसको ये बताना मेरे को। भाई बहुत लंबा है, मैंने बोला तो, इसलिए तो कंडेंस करना पड़ रहा है। और अब ये क्रोमेटिन है, अब इसको और कंडेंस कर दिया, अब ये है क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम। तो इसको कंडेंस करते जा रहे हैं। तो ये इन्होंने लिखा है कि डीएनए धागे की तरह होता है। हाँ होता है धागे की तरह, देख लिया, क्रोमेटिन के फॉर्म में रखे रहते हो तो धागा ही बोल रहे हो तुम उसको, डीएनए को धागा मत बोलना। डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में रखा है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कहना चाह रहे हैं कि डीएनए को मैंने क्रोमेटिन के फॉर्म में रख दिया है, क्रोमेटिन के फॉर्म में रखा हुआ है, प्रेजेंट एज क्रोमोसोम, एज क्रोमोसोम, यानी कि इसको और कंडेंस कर देंगे, क्रोमोसोम बना देंगे, इन न्यूक्लियस सेल में रख देंगे, न्यूक्लियस में रखा जाता है, ठीक है। ये वाली लाइन क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर ये वाली लाइन क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है तो कमेंट में लिख देना क्रिस्टल क्लियर डीएनए लाइन, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपको ना समझ आ रहा होता है, तो मैं अलग अलग एग्जांपल्स और आगे वीडियो में लेने की कोशिश करता हूँ, बहुत मजा आता है फिर पढ़ने में। अब एक लाइन लिखी हुई है कि डीएनए पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हाँ भाई ये तो हमने देख लिया, अभी वहां पे मेल फीमेल बनाया था इस जगह पे, तो डीएनए पास हो रहा था, और कुछ पास नहीं होता, डीएनए ही पास होता है सिर्फ। डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब होता है लेकिन ना
डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर वही नहीं हुआ बाकी सब हो गया तो कोई फायदा नहीं है। तो डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पे पास्ट होता है। अब डीएनए जो है ना वो सेल न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन के सोर्स भी होते हैं कि प्रोटीन बनाओ। देखो होता ये है कि मैंने अभी आपको बताया था कि डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर रखा है और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन उसके अंदर छेद है। तो डीएनए बेसिकली करता क्या है ना, वो एक उसके अंदर वो तो धागे के फॉर्म में रहता है, तो वो ना इंफॉर्मेशन को सेंड करता है वो ना आरएनए के थ्रू। आरएनए को मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। देखो आरएनए सीधी सी बात है, अगर ध्यान से समझना चाहो तो डीएनए की तरह ही होता है बट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब देखो ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है, यानी एक इसको इसको स्ट्रैंड बोलते हैं। एक जैसे आप अगर जीना देखते हो तो जीने के अंदर दो बांस लगे होते हैं ना साइड साइड में, तो डबल स्ट्रैंडेड समझो उसको, डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन आरएनए के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक ही स्ट्रैंड होते हैं ऐसा करके। तो ये क्या करता है, आरएनए बेसिकली इंफॉर्मेशन लेता है डीएनए से और आरएनए ना बाहर निकल जाता है। वो जो छेद है, जो न्यूक्लियस का छेद है वहां से आरएनए बाहर निकल जाता है और वहां साइटोप्लाज्म में आ जाता है। फिर उसके बाद वो ना राइबोसोम के थ्रू बेसिकली फिर प्रोटीन बनाता है। मतलब प्रोसेस अगर समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, ध्यान से समझना, अभी समझ आ जाएगा सब कुछ। डीएनए इन दी सेल न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन सोर्स है मेकिंग प्रोटीन। देखो होता क्या है, अगर कोई डीएनए है, जैसे ये डीएनए, दिस इज अ डीएनए, ये है डीएनए, डीएनए दैट इज नाजायज औलाद डीएनए। तो ये जो डीएनए है बेसिकली इसमें जो सारी जगह है ना, ऐसा नहीं कि सारी जगह काम की है कि भाई पूरा डीएनए ही काम का है, नहीं ऐसा नहीं है। डीएनए में कुछ पर्टिकुलर जगह होती है, कुछ एक पर्टिकुलर जगह, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक जगह पर्टिकुलर, ये एक पर्टिकुलर जगह है, ये वाली जगह जो है ये पर्टिकुलर जो जगह है इसने एक इंफॉर्मेशन रखी हुई है पर्टिकुलर फीचर के लिए। इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर फीचर, पर्टिकुलर फीचर मतलब फॉर एग्जांपल मान लो पर्टिकुलर फीचर, फॉर एग्जांपल आप आईज कलर मान सकते हो या फिर हेयर कलर मान सकते हो। एग्जांपल आई कलर, मान लो आई कलर की यहाँ पे ना लिखा है कि आपकी जो आंखें है वो भूरी होने वाली है, ऐसा लिखा हुआ है। योर आईज विल बी ब्राउन, ऐसा डीएनए पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे। तो ये जो इंफॉर्मेशन रखता है पर्टिकुलर फीचर के लिए उसको हम कहते हैं जीन, जीन बोलते हैं उसको हम। यानी डीएनए पे सारी जगह काम की नहीं है, नंबर वन। दूसरी चीज, कुछ जगह ऐसी है जो काम की है। जो जगह काम की है ना, काम की मतलब क्या, उसने इंफॉर्मेशन रखी हुई है। इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, कोड के फॉर्म में। अब तो ये बहुत हाई लेवल हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ। अरे बहुत सिंपल है यार, ध्यान से समझो। देखो डीएनए होता है, डीएनए सारी जगह काम की नहीं है, नंबर वन, ये चीज समझो। डीएनए पे सिर्फ कुछ जगह है जो कि काम की है, और वो जो काम की जगह है उसने इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि फॉर एग्जांपल मान लो आंखों का कलर ब्राउन होना है, ये वहां पे लिखा हुआ है। अब किस फॉर्म में लिखा है, कोड के फॉर्म में लिखा है। आप अपने दोस्त से बात करते हो ना, ओए एफएफ खेल लिया, मतलब फ्री फायर है ना, तो वैसे ही आप डीएनए जो है ना उसने कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखी हुई है। फॉर एग्जांपल मान लो उसको जो आईज है ना वो अगर उसको ब्राउन करनी है, ब्राउन कुड़िए तेरे ब्राउन है ना, तो ब्राउन आइज करनी है, तो यहाँ पे उसने लिख रखा है कोड में, कोड वर्ड में लिखा है उसने, ओ भाई, ओए भाई एटीजीसी, ओ भाई एटीजीसी, ओ एटीजीसी, मतलब ब्राउन कर दियो आंखें इसकी, ऐसे वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये डीएनए एटीजीसी बोला इसने, जैसे ही इसने एटीजीसी बोला ये इंफॉर्मेशन गई आरएनए के पास, आरएनए बाहर आया, आरएनए ने फिर ऐसे प्रोटीन बनाए, ऐसे प्रोटीन बनाने शुरू करे जिसकी वजह से वो प्रोटीन जो है बेसिकली आइस के कलर को ब्राउन कर दे रहा है। प्रोटीन से आइस कलर ब्राउन, हाँ प्रोटीन से आइस के कलर ब्राउन हो सकते हैं। तो ये कोड कहां से आया, ये पता कैसे चला, ये पता चला डीएनए पे जो एक कोड था उसके थ्रू ये पता चला। अगर ये कोड नहीं होता तो पता नहीं चलता। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप एफएफ यूज करते हो फ्री फायर के लिए, वैसे ही अलग अलग चीज के लिए अलग अलग यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अपनी एक्सजीएफ के लिए एक्सजीएफ वर्ड यूज करते हो शॉर्टकट में, जीएफ के लिए जीएफ वर्ड, अलग अलग चीजों का अलग अलग कोड वर्ड बना रखा है आपने। वैसे ही ये डीएनए भी बड़ा चालाक है, इसने बोला कि तुमने बाहर की दुनिया में कोड बना रखे, हम ना बनाए कोड, हमें इतना अधिकार नहीं है कोड बनाने का। तो इन्होंने कोड बना लिया बेसिकली कि आइस कलर के अलग कोड बना लिया। इन्हें मान लो इनको ना क्या करना है, हमारे जो हेयर्स है ना उनका कलर ब्लैक करना है। अगर उसका कलर ब्लैक करना है तो इसने वहां पे लिखा हुआ है अलग ही मतलब कोड। मान लो उसने लिखा है जीसीपीसी, नहीं जीसीपीसी नहीं लिख सकता भाई, ये तो जीसी, मान लो इसने लिखा है जीसीसीटी, ऐसे करके लिखा है। मान लो इसने लिखा है जीसीसीटी ऐसे करके, अगर इसने लिखा है
तो ये इसका एक कोड हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोड ये है कि भाई इसका जो बाल का कलर है ना इसको ब्लैक कर दियो, जब ना ये पैदा होगा ना तो इसके बाल का कलर ब्लैक कर दियो। ये इसने जीसीसीटी के फॉर्म में ऐसे करके उसके कान में, आरएनए के कान में जाकर के बोल दिया और आरएनए बाहर आके वैसे ही प्रोटीन बना रहा है, इसीलिए जो बालों का कलर है वो ब्लैक हो गया। तो अब ये देखो अलग अलग कोड है, डिफरेंट कोड है, उस डिफरेंट कोड की वजह से डिफरेंट प्रोटीन बन रहे हैं, डिफरेंट कोड की वजह से डिफरेंट प्रोटीन बन रहे हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन बन रही है। इंफॉर्मेशन मतलब अरे यही इंफॉर्मेशन कि ये कलर इसने इसने किसका कलर है, इसने आई का कलर डिसाइड कर रखा है, जबकि इस वाले कोड ने हेयर का कलर डिसाइड कर रखा है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना, दोनों कोड पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो डिफरेंट कोड होंगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, डिफरेंट इंफॉर्मेशन होंगी, उसकी वजह से बॉडी में डिफरेंस आएगा। डिफरेंट यानी कि अल्टर्ड, डिफरेंट यानी अलग, अल्टर्ड, अल्टर्ड बॉडी स्ट्रक्चर होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। यानी कि अगर इस पे ये कोड था कि ब्राउन आईज है और ये कोड था कि ब्लैक कलर की हेयर्स होंगे तो वैसा होगा, तो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गई ना। मान लो किसी पे लिखा है कि ब्लू आईज है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, तो ब्लू आईज अगर लिखा हुआ है तो उसकी ब्लू आईज होगी, तो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से डीएनए पे जो जीन होते हैं, नोट जीन्स पहन के वाला, जीन जो होते हैं वो जो जीन है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा कलर किस जगह पे, कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी जानी है प्रोसेस, मतलब किस जगह पे मैं कलर को जो है ब्लू कर दूं, किस जगह पे कलर हेयर कलर जो है वो मैं ब्लैक कर दूं, वो डिसाइड करता है हमारा जीन पे बैठा हुआ कोडोन, कोड या कोडोन बोलते हैं इसको। अब डीएनए की तो पूरी डिटेल में बात कर ली, लेकिन एक चीज समझनी है कि रिप्रोडक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। अंदर झांक करके अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एक बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन में यह है कि डीएनए कॉपी होगा और जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जो एडिशनल सेल ऑर्गेनेल है वो कॉपी होंगे। इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल मान लो हमने लिया अमीबा, ये अमीबा है, अमीबा का कोई शेप तो होता नहीं है, ये अमीबा है, तो ये अमीबा का न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा। ठीक है, मान लो ये अमीबा का न्यूक्लियस है, इसको डबल मेम्ब्रेन, ठीक है ऐसे बना देते हैं, समझ जाना आप। और ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी पैटर्न, तो सारे के सारे कंपोनेंट है ऐसा मान लो। अब ये क्या करेगा ना, ये अपने डीएनए को कॉपी करेगा, डीएनए को कॉपी करने जाएगा। यानी ये क्या करेगा, जो इसके अंदर जो डीएनए रखा हुआ है, जो डीएनए है उसको ये कॉपी करेगा, उसकी फोटोकॉपी करने वाला है ये। यानी आगे गया ये, अब इसने क्या करा, दो डीएनए कर लिया अपने अंदर, दो डीएनए, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो भी दो कर लिए इसने बंदे ने। अब भाई साहब दो माइटोकॉन्ड्रिया, और जो गोल्जी अपैरेटस और ये चीजें थी उसको भी डबल कर लिया इसने, मतलब इसने फोटोकॉपी कर ली, जो भी इसके अंदर था ना यार उस सबको फोटोकॉपी कर दिया इसने। जो न्यूक्लियस था, जो डीएनए था, न्यूक्लियस में जो डीएनए था उसको इसने फोटोकॉपी कर डाला, उसने क्लोरोप्लास्ट सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को फोटोकॉपी कर डाला, उसने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स, आपने ऑलरेडी 9th क्लास से पढ़े सेल ऑर्गेनेल्स है ना, कुछ कुछ अगर याद आ रहे तो कमेंट करके बता देना कि जो भी सेल ऑर्गेनेल आपको याद आ रहे हैं ना, कमेंट करके मेरे को बता देना कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आपको याद आ रहे हैं 9th क्लास के, बिना देखे। ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेसी एकदम 100% होनी चाहिए, नहीं, सिर्फ बता देना कौन कौन से याद आ रहे हैं कमेंट करके। तो वो सारे के सारे डबल हो गए, उसकी फोटोकॉपी हो गई, यानी डीएनए की कॉपी तो हुई, जो एडिशनल सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी बन गए, एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स भी बन गए। अब इसने बोला यार सब कुछ डबल हो गया और मैं अकेला सेल, अकेला न्यूक्लियस कैसे झेलूं इन सबको, मैं तो इसको झेल ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया, दो अलग अलग बना दिया, एक तो इसने बना दिया अलग कर दिया इसको, और एक इसको अलग कर दिया। अब इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास एक है और इसके पास एक है और इधर भी एक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं होता कि दो भाई होते अलग अलग तो उनका अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, यानी कि उनके जो घर है उसको दो हिस्से बांट देते हैं। वैसे ही इनकी जो प्रॉपर्टी, इनकी जायदाद, जो मम्मी पापा की जो जायदाद थी पेरेंट्स की, उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इस तरह से करा इन्होंने। अब ये जो एक्चुअल में जहां से रिप्रोडक्शन शुरू हुआ है इसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, ये पेरेंट है, पेरेंट सेल, और जो एंड में जाकर के बने हैं ये दोनों, इसको हम कहते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल, सन सेल क्यों नहीं बोलते इसको भाई, सन सेल इसलिए नहीं बोलते, एक बात बताओ, डॉटर ही यानी डॉटर जो है वही तो आगे जाकर के मदर बनेगी और वही तो रिप्रोडक्शन करेगी, इसीलिए डॉटर सेल कहा जाता है इसको। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो ये दोनों डॉटर सेल है, क्या ये एक दूसरे से सिमिलर है या फिर एग्जैक्ट कॉपी है, आइडेंटिकल है, क्या है? तो यार एक बात समझो कि ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो डीएनए की फोटोकॉपी होती है, एक चीज दिमाग में आप बैठा लो कि कभी भी जो डीएनए की फोटोकॉपी होती है जरूरी नहीं कि वो 100% सेम हो, हमेशा 100%। फॉर एग्जाम्पल फोटोकॉपी मशीन तो नहीं है वहां
कि डीएनए को डाला और बाहर डीएनए को निकाला, सेम वैसा का वैसा। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कोई भी जो केमिकल प्रोसेस होती है वो रिलायबल नहीं होती। आगे समझाऊंगा इस लाइन का मतलब होता क्या है, अभी अगला मैं वही लिखने वाला हूँ। देखो इसका मतलब ये, बट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल तो नहीं है भाई, आइडेंटिकल है ही नहीं। और आइडेंटिकल होगी या नहीं, अगर तो मैंने डीएनए को डाला, डीएनए का मतलब रिप्रोडक्शन, डीएनए का कॉपी कर रहा हूं। मान लो मैं फोटोकॉपी, सपोज इमेजिन करो मैंने एक फोटोकॉपी मशीन है मेरे पास, मैंने डीएनए को डाला उस फोटोकॉपी मशीन में। चांस ये है, बहुत कम चांस ऐसा है कि उसके अंदर जो डीएनए मैंने डाला वैसा ही फोटोकॉपी सेम बाहर निकल करके आ जाए। ये बहुत कम चांस होता है, क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत सारे वेरिएशन है। आप खुद बताओ, क्या अगर मान लो आप एक काम कर रहे हो तो क्या उसको सेम वैसा ही कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल जब भी पढ़ने बैठे होते हो, क्या सही तरीके मतलब वैसे ही बैठते हो जैसे हमेशा बैठते हो? नहीं, हर बार अलग अलग पोजीशन होता है, हर बार अलग अलग कपड़े होते हैं, हर बार अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग थॉट्स होते हैं दिमाग में। तो वैसे ही केमिकल प्रोसेस में भी ऐसा ही होता है। डीएनए की फोटोकॉपी हमेशा 100% सेम नहीं होती, एज इट इज नहीं होती। और अगर मान लो सेम हो भी गई, एक्यूरेट एकदम डीएनए की फोटोकॉपी एक्यूरेट हो गई, एक्यूरेट हो गई बिल्कुल एकदम करेक्ट सेम एज इट इज हो गई, तब वो फोटोकॉपी हो जाएगी, है ना, तब उसको आइडेंटिकल बोलेंगे। तो यही लिखा है कि आइडेंटिकल है या नहीं, ये डिपेंड करेगा एक्यूरेसी ऑफ डीएनए कॉपिंग पे, कि डीएनए कितना अच्छे से कॉपी हुआ है। जितना अच्छे से डीएनए कॉपी होगा उतनी ज्यादा, उतनी मतलब हम कह सकते हैं आइडेंटिकल है। व्हाट इज द आइडेंटिकल? आइडेंटिकल तो फोटोकॉपी, फोटोकॉपी जब एग्जैक्ट होगी, जब एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी यानी 100% सही फोटोकॉपी होगी तब। अभी मैंने बात करी थी कि नो बायोकेमिकल प्रोसेस इज रिलायबल, यानी कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस, जो भी केमिकल के अंदर प्रोसेस हो रही है ना, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर बार वो सेम नहीं होगी, हर बार अलग अलग होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे उसमें। मतलब कोई केमिकल अगर मान लो ऐसे करके रिएक्शन कर रहा है तो अगली बार वो ऐसे कर सकता है, यानी उसका तरीका जो है रिएक्शन करने का चेंज हो सकता है। बायोकेमिकल प्रोसेस कोई भी भरोसे वाली नहीं होती भाई। इसीलिए जो कॉपिंग डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम, मतलब ये असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कॉपिंग डीएनए, जो डीएनए की कॉपी होती है इसमें हमेशा एक वेरिएशन क्या होता है, हर बार जब डीएनए की कॉपी करने जा रहे होते हो तो उसमें बदलाव क्यों आ जाता है? हमेशा डीएनए की कॉपी थोड़ी सी अलग क्यों होती है, क्यों सेम नहीं हो रही, एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं हो रही? तो रीजन ये है इसके पीछे कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं है। देखो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो उसको ऐसे पढ़ा करो कि वहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने इस लाइन को देखा ना, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये वाला क्वेश्चन तो असर्शन रीजन में आ सकता है, और हो सकता है आपको एग्जाम में दिख भी जाए ये वाला क्वेश्चन असर्शन रीजन के फॉर्म में। तो इन्होंने बोला है कि सिमिलर हो सकता है, मतलब ये जो कॉपिंग की प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आ रहे हैं, हमेशा आइडेंटिकल नहीं है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कोई आइडेंटिकल नहीं है, वेरिएशन आ रहे हैं, तो सिमिलर तो बोल सकते हैं बट आइडेंटिकल नहीं बोल सकते। आइडेंटिकल यानी सेम फोटोकॉपी तो नहीं है भाई, आइडेंटिकल 100% सेम, सिमिलर यानी कुछ कुछ सेम है, ऐसा होता है। तो आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है यानी कि कुछ बदलाव आया है, कुछ वेरिएशंस आए हैं, थोड़े से वेरिएशंस तो आए, थोड़े से बदलाव तो आए हैं, कुछ तो अलग है भाई, थोड़ा सा कुछ तो अलग है, बेशक हल्का सा आया लेकिन आया तो वो बदलाव। अब देखो मान लो ऐसा हुआ कि वेरिएशन एकदम तगड़ा वाला आ गया, तगड़ा यानी कि ड्रास्टिक, ड्रास्टिक बहुत खतरनाक वेरिएशन आ गया, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक जगह पे ना एक पेड़ है, ये पेड़ है, दिस इज अ ट्री, ये एक ट्री है, सपोज दिस इज अ ट्री, ये ट्री है। तो क्या है बेसिकली जो ट्री है ना, इस ट्री पे, ये ट्री सपोज आप ऐसा मानो कि ट्री ना ब्लैक कलर का है पूरा, ब्लैक कलर की उस पे वो नहीं पड़ जाते धूल वगैरह, तो वो ब्लैक कलर की ट्री है। अब यहाँ पे एक तितली रहती है, जो तितली यहाँ पे रहती है ना उसका कलर भी ब्लैक है, सपोज ऐसा मानो कि उस तितली का कलर भी ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक कलर की तितली है वो। बट कुछ ऐसा वेरिएशन आया, ड्रास्टिक तगड़ा वेरिएशन आया, जिसकी वजह से अब वो जो तितली है वो ब्लैक नहीं व्हाइट दिखने लग गई। अब एक बात बताओ, व्हाइट दिखेगी तो जो तितली को खाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म तितली को खाता है, उसको तो वो साफ दिखने लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे तो तितली है, मैं इसको खा लेता हूँ, तो जल्दी से खा लेगा। तो डाई हो गया ना, ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाया ना। तो जो वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से दिक्कत भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वेरिएशन हमेशा काम के होंगे, वो यूजफुल भी होते हैं, नॉन यूजफुल भी होते हैं, आगे देखेंगे इसको हम। तो वेरिएशन देखो, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो वेरिएशन हो रहे हैं उसी की वजह से तो इवोल्यूशन हो रहा है। जो वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे, इवोल्यूशन यानी कि इवोल्यूशन जो हो रहा है, अपडेट हो रहा है कोई भी चीज है, आप ऐसे समझो कोई भी ऐप जो है अगर अपडेट हो रहा है
तो अपडेट होना यानी कि कुछ बदलाव आ रहा है ऐप में भाई। अगर अपडेट कर रहे हो यानी आपने कुछ चेंज करा है, कुछ बदलाव करा है, यानी कि उस ऐप को इवॉल्व करा है, थोड़ा सा अपडेट यानी इवॉल्व करा है। तो वो वेरिएशन यानी बदलाव है, बदलाव की वजह से ही तो हम कह रहे हैं कि वो इवॉल्व करा है। तो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वेरिएशन, रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ रहा है क्योंकि डीएनए की कॉपी तो सेम हो नहीं रही। तो वो जो रिप्रोडक्शन है उसी की वजह से, उसी रिप्रोडक्शन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो वेरिएशन कहां से आते यार, और अगर वेरिएशन नहीं आते तो इवोल्व कैसे करती चीज है, यानी कि अपडेट कैसे होता वो। तो इसीलिए ये लाइन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे हो रही होती है, जो वेरिएशन, वो इवोल्यूशन का बेसिस है, इवोल्यूशन का आधार है, उसी की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, वेरिएशंस की वजह से। जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो वेरिएशन हो रहे हैं उसी की वजह से अपडेट यानी इवोल्यूशन हो रहा है। अब इतनी देर से वेरिएशन वेरिएशन करे जा रहा है, तो क्या एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ बोला है, एनसीईआरटी कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है? तो हाँ भाई देखो, एनसीईआरटी कहना चाहती है कि वेरिएशन में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मान लो सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज की दो अलग अलग कैट है, मान लो स्पीसीज यानी ऐसा होता नहीं कि अलग अलग टाइप के डॉग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम होता है डॉग के अलग अलग, शेरू मतलब पिटबुल, हाँ पिटबुल नाम का डॉग होता है एक, तो उसकी पिटबुल नाम की स्पीसीज, पिटबुल एक स्पीसीज का नाम है, डॉग की स्पीसीज पिटबुल है, आपके गली में भी पिटबुल शायद हो सकता है। तो पिटबुल जो है वो सारे के सारे एक ही तरह के डॉग्स है। अब उन दो डॉग्स को लेके आओ, दोनों पिटबुल होने चाहिए, पिटबुल टाइप के डॉग होने चाहिए, तो उन दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखेगा, हो सकता है एक काला हो एक भूरे रंग का हो, हालांकि थोड़ा सा वेरिएशन या फिर कहीं भी दिख सकता है, कान थोड़े से किसी गोल हो किसी से मतलब थोड़े लंबे ऐसे ना हो, ऐसे करके कुछ हो, कोई वेरिएशन तो होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं होंगे दोनों पिटबुल। तो उनके बीच में कोई वेरिएशन है, मतलब यानी कि कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है, तो अंतर जो है ना उसको वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, वेरिएशन एक तो हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हो, कि बदलाव आ रहे हैं, अलग अलग चीजें चेंजेस आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज होनी चाहिए, दोनों नहीं, मैं दो बंदों की बात कर रहा हूँ, सेम स्पीसीज में दो बंदों की बात कर रहा हूँ। पिटबुल जो स्पीसीज है डॉग की, उसमें दो अलग अलग पिटबुल को लेकर के आओ, दोनों में कुछ अंतर दिखेगा, उस अंतर को वेरिएशन कहते हैं, यही इन्होंने लिखा है। इसकी डेफिनेशन बताओ चाहिए, फॉर एग्जांपल पूछ लेते हैं ना एग्जाम में कि वेरिएशन क्या है, व्हाट इज वेरिएशन। या फिर हम अपना एग्जांपल ले कि एक बंदा कोई आया, मान लो उसका नाम है अजय, एक का नाम है विजय, एक की आंख जो है वो ब्लैक रंग की है, एक की आंख ब्लू रंग की, एक ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है मैनू, एक ब्लैक है ना, अलग है, दोनों की अलग है, तो उनमें वेरिएशन है ना, वेरिएशन में अंतर है ना, एक की ब्लैक आई है एक की ब्लू आइज है। तो वेरिएशन क्या होता है, एग्जाम में कैसे लिखोगे, डिफरेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन इंडिविजुअल, यानी एक के बीच में, दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में जो कि सेम स्पीसीज है, वो दोनों सेम स्पीसीज के होने चाहिए, अलग अलग मत ले लेना, तो सभी डिफरेंट हो जाएगा। आई कलर ऑफ ह्यूमन, जैसे मैंने अभी अजय विजय का एग्जांपल दिया आपको, है ना। अब देखो एक चीज पता है आपको कि जब मैं डीएनए को कॉपी करता हूं तो वो 100% एक्यूरेसी से कॉपी नहीं हो सकता। डीएनए की जो कॉपी की प्रोसेस होती है, डीएनए को कॉपी करना, कॉपिंग ऑफ डीएनए, उसको हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो इन्होंने लिख रखा है कि प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग कैन हैव सम एरर्स। हाँ एरर्स, एरर्स यानी कि गलतियां कुछ हो सकती है, गलतियां मतलब कि फोटोकॉपी एकदम अच्छे से ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशन आएंगे, वही लिखा हुआ है लीड टू वेरिएशन। मतलब अगर डीएनए ढंग से कॉपी नहीं हो रहा पूरा 100% अच्छे से, तो बदलाव आएंगे, वेरिएशन आएंगे, ये तो पहले समझ लिया हमने ऑलरेडी, ये एनसीईआरटी ने अब जा करके बोला है। अब जो वेरिएशन होते हैं वो यूजफुल भी हो सकते हैं और नॉट यूजफुल भी हो सकता है, यानी कि मान लो कि कोई अपडेट आया ऐप में कोई ऐसा अपडेट आया जो कि आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए काम का हो, और दूसरों के लिए ना हो, है ना। तो अगर आपके लिए काम का है तो आप बोलोगे यूजफुल है, ओ यार ये मस्त अपडेट है, इससे ना मेरा काम ना बहुत जल्दी हो जा रहा है, फास्ट हो जा रहा है, और इससे मजा भी आ रहा है इस वाले अपडेट में। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऐप आया जिसमें कि क्विज जो है वो अपडेट हो गया, थोड़ा सा क्विज आ गया, किसी ने क्विज खेलने की कोशिश करी ऐप में, तो क्विज में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसके लेवल आ गए, तो वो ऐप जो है अपडेट हो गया, वो आपके लिए यूजफुल है। बट कुछ ऐसा अपडेट आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो ऐप जो है अब 2 करोड़ रुपए का हो गया, मतलब 2 करोड़ का तो कौन सा ऐप, मान लो वो ऐप जो 200 रुपए का था अब वो 500 का हो गया, तो ये अपडेट बहुत बेकार है, ये तो आपके लिए मतलब फायदेमंद यूजफुल है ही नहीं भाई, इससे क्या फायदा। तो यूजफुल वेरिएशन जो होते हैं, जैसे हमारा जो हाथ है, हमारी जो हाथ है, जैसे पहले हम जब चिंपैंजी थे तो ऐसे रहते थे ऐसे, तो हमारे हाथ ऐसे नीचे थे, बट जैसे जैसे हम इंसान बने, हमारी रीढ़ की हड्डी जब सीधी हुई तो क्या हुआ, हमारे हाथ जो है वो फ्री हो गए, इसलिए हम ज्यादातर काम जो अपने हैंड से करते हैं। तो हैंड का फ्री होना हमारे लिए अच्छा है ना, मैं हैंड से तो मूवमेंट करके आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें, हैंड है तभी तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, नहीं तो अगर ऐसे हाथ रखे होते तो मैं क्या ऐसे ऐसे लिखता बोर्ड पे, तो फिर तो यूजफुल वेरिएशंस भी होने चाहिए। ये वाला जो बीइंग फ्री, जो हैंड हमारे फ्री हो गए,
वो यूजफुल वेरिएशन है। नॉट यूजफुल में क्या आ गया? अब एक एग्जांपल लो कि मान लो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी का टाइम बढ़ रहा है, अगर तो अगर गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो कि हीट रेसिस्टेंस नहीं है, यानी कि गर्मी में जिंदा नहीं रह पाते। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो जिंदा नहीं रह पाते, तो उनका क्या होगा? वो तो मारे जाएंगे। बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया तो होंगे ना भाई जो कि हीट रेसिस्टेंस होंगे। हीट रेसिस्टेंस मतलब कि वो गर्मी को सह लेंगे, गर्मी को सहने वाले बैक्टीरिया। मान लो 100 बैक्टीरिया है, 100 में से 90 ऐसे हैं जो कि गर्मी को नहीं सह सकते, तो वो तो मारे जाएंगे, वो तो मर जाएंगे। लेकिन 10 ऐसे बैक्टीरिया है जो गर्मी को सह सकते हैं, भाई गर्मी को सह सकते हैं, तो आगे जिंदा भी रहेंगे। यानी कि वेरिएशंस अगर अच्छा हो रहा है, वेरिएशंस ऐसा हो रहा है जो उसके लिए अच्छा है, यूजफुल है, तो उससे ना वो आगे जिंदा भी रह पाएगा, सरवाइव भी कर पाएगा, ग्रो भी कर पाएगा, जिंदगी में आगे सरवाइव करेगा, बचा रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। जैसे जैसे अपडेट होते रहोगे आप, वैसे वैसे ग्रो करोगे। सीधा सा रूल है यार, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, इसीलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉट यूजफुल में देखा पढ़ लेते हैं, बैक्टीरिया विच इज नॉट हीट रेसिस्टेंट जो नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पता है भाई, हीट रेसिस्टेंट नहीं तो सर्वाइव कैसे कर लेगी? नहीं करेगी। और जब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जो हीट रेसिस्टेंस नहीं है बैक्टीरिया, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बट कुछ वेरिएंट यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे, वेरिएंट यानी कुछ बैक्टीरिया की वैरायटी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि सर्वाइव कर पाएंगे गर्मी में भी। इतनी गर्मी होगी उसके बाद भी वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो जिंदा रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और अल्टीमेटली वो अपनी स्पीसीज को ही बढ़ा पाएंगे। वेरिएशन यूजफुल है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम के लिए। अगर स्पीसीज को जिंदा रखना है तो वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशन ऐसे होने चाहिए जो काम के हो, अगर वो बेकाम के होंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। वेरिएशन तो एकदम डिटेल में समझ आ गया कि वेरिएशन यूजफुल है नहीं है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ समझ आ गया। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इससे होता क्या है, इसका फायदा क्या है? तो भाई देखो, ये जो वेरिएशंस है इससे ये होता है कि जैसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट मतलब वो बैक्टीरिया का एग्जांपल याद करो, उसके लिए चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आया था कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो अब वो बेचारा रह नहीं पा रहा। बट कुछ ऐसे थे जिनके अंदर वेरिएशन आ गया। अगर उसके अंदर देखो, जिसके अंदर वेरिएशन नहीं आया था, बदलाव नहीं आया था, कि हीट से रेसिस्टेंस नहीं था, हीट से रेसिस्टेंस ना होने का मतलब गर्मी को नहीं सह पा रहा था वो, तो वो तो बेचारे मर गए क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन ही नहीं आया। बट जो 10 थे उनके अंदर वेरिएशन आ गया। वो जब वेरिएशन आया, वेरिएशन आने की वजह से क्या हुआ, वो आगे सरवाइव कर पाए, यानी कि अडेप्ट कर पाए चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में, अपने आप को अडेप्ट करना, यानी कि वो अब उस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। दूसरी चीज ये हुई कि स्पीसीज को स्टेबिलिटी मिलती है इससे, यानी कि अब वो जो बैक्टीरिया की जो स्पीसीज है ना, जो हीट रेसिस्टेंस है, जो हीट को सह सकती है, वो जिंदा रह सकती है। उसके अंदर की स्टेबिलिटी आ गई कि यार अब मैं जिंदा रह सकता हूँ। स्टेबिलिटी यानी जिंदा रहने की पूरी श्योरिटी कि अब तो जिंदा रह सकता है, तो जिंदा अब रह सकता है बड़े आसानी से, स्टेबिलिटी आ गई। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इवॉल्व भी करेगा आगे जाके, यानी अपडेट होता रहेगा, वो इवॉल्व करता रहेगा। वेरिएशन इन डीएनए, अगर डीएनए के अंदर वेरिएशन हो रहा है ना, तो स्पीसीज चेंज हो सकती है। कभी कभी डीएनए इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि स्पीसीज पूरी नहीं बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जिराफ है, जिराफ की गर्दन जो है ना स्मॉल थी, पहले गर्दन स्मॉल थी जिराफ की, पर उसके डीएनए में कुछ चेंज आए, डीएनए चेंज हो गया, डीएनए में कुछ ऐसा चेंज आ गया कि अब जिराफ की गर्दन, दो तरह के जिराफ हो गए, एक में चेंज आया, मान लो एक में चेंज आया डीएनए का, एक में नहीं आया। तो जिसमें नहीं आया डीएनए का चेंज, एक में नहीं, डीएनए का चेंज एक में आया और एक में नहीं आया। यस, एक में चेंज आया, मान लो एक में चेंज आया, डीएनए चेंज, यस। जिसमें डीएनए चेंज हो गया ना, उसकी गर्दन लॉन्ग हो गई, उसकी गर्दन लंबी हो गई। जिसमें नहीं हुआ डीएनए चेंज, उसकी गर्दन अभी भी छोटी है। तो ये जिराफ की अलग स्पीसीज बन गई, मान लो स्पीसीज 1 और ये स्पीसीज 2 बन गई। यानी अब जिराफ की दो स्पीसीज हैं, एक तो छोटी गर्दन वाले जिराफ हो गए और एक लंबी गर्दन वाले जिराफ हो गए। ऐसे ही जो हम होमोसेपियंस है वो कहीं ना कहीं से अराइज हुए, सब अलग अलग हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे मान सकते हो आप कि कोई एक जना था, अब कुछ 100 जने थे, 100 जने अगर थे, मान लो 100 जिराफ थे अलग अलग, 100 जिराफ, यहाँ पे टोटल मान लो आप कि 100 ऐसे जिराफ थे जिनकी गर्दन स्मॉल थी। बट 100 में से 50 के अंदर वेरिएशन आया, 50 के अंदर वेरिएशन आ गया, और 50 के अंदर देखो, 50 के अंदर वेरिएशन आया, 50 के अंदर नहीं आया। तो जिसके अंदर वेरिएशन आया है ना, वो अलग स्पीसीज बन गई।
अलग स्पीसीज बनने का मतलब क्या, अब आगे जो भी ये बच्चे पैदा करेगा जिराफ, जो भी छोटे नन्हे मुन्ने जिराफ होंगे इनके, उन सबकी लंबी गर्दन होगी। तो एक लंबी गर्दन वाले जिराफ हो गए, एक छोटी गर्दन वाले हो गए, दोनों अलग अलग जिराफ हो गए, दोनों की स्पीसीज अलग अलग हो गई। तो इसे कहते हैं कि डीएनए में चेंज आ गया तो स्पीसीज चेंज हो गई। अब देखो आपको ये फंडे क्लियर नहीं हो रहा कि समझ नहीं आ रहा डीएनए क्या है, सारी चीजें क्या है। तो ये जो पोर्शन है रिप्रोडक्शन चैप्टर का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें जो चैप्टर, ये पोर्शन वेरिएशन वाला, ये बहुत ही टफ लगता है। तो आप इस वाले एपिसोड को दोबारा शुरू से देखना, और अगर अब भी कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना या नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो वहां पे मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो। एंड अगर अब भी मान लो डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, कि मतलब डीएनए इन द सेंस कि आपके डीएनए में नहीं, मतलब डीएनए को समझने में कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये सेल क्या होता है, क्या चीज है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए कहाँ होता है इसमें एग्जैक्टली, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। इसे मैंने ना आपको 9th क्लास की वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें डीएनए वाले पोर्शन पे एग्जैक्टली चले जाना, न्यूक्लियस में आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है डीएनए, न्यूक्लियस। और अगर आपको रिप्रोडक्शन के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। जब आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा आपको समझाते हुए।